दोबारा यासीन हमारे साथ हैं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैं भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्टडी करता रहता हूँ कि ये एक्चुअल में है क्या। ये मिस्ट्री मुझे समझ में नहीं आई आज तक, तो यासीन से बोलेंगे कि थोड़ा सा डेल्व इन करे इसके अंदर और बताए कि क्रिप्टो करेंसी इन जनरल है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमको। और स्टार्ट करते हैं हम बेसिकली बिटकॉइन के राइज से, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो बिटकॉइन है क्या और इतना ज़्यादा उसमें हाइप कैसे क्रिएट हुई है? स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक यासीन। थैंक यू वली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आई थिंक ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है सब उन इन्वेस्टर्स के लिए जो क्रिप्टो हाइप के अंदर रिसेंटली इन्वॉल्व हुए थे, और काफ़ी लोगों ने कुछ पैसे बनाए भी और काफ़ी लोगों ने कुछ पैसे अपने गंवाए भी। तो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ लेके जाऊंगा अगेन, क्योंकि मैं हिस्ट्री को अक्सर कोशिश करता हूँ पढ़ने की। तो जो बिटकॉइन का जो इन्वेंशन हुआ था ना, उसके पीछे बड़ी वजूहत थी फाइनेंशियल क्राइसिस की। तो आपको याद होगा 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। अक्सर लोग इसको हाउसिंग क्राइसिस के नाम से जानते हैं यूएस के अंदर, लेकिन अल्टीमेटली वो बैंकिंग क्राइसिस था कि जितने भी बड़े बड़े यूएस बैंक्स थे वो बैंकरप्ट हो गए थे, और फिर उनको यूएस गवर्नमेंट ने बेल आउट किया था टैक्स पे की मनी की वजह से। तो वो एक डार्क चैप्टर समझा जाता है फाइनेंशियल हिस्ट्री के अंदर कि बैंक्स ने अपने आप को लेवरेज किया एक्स्ट्रॉर्डनरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स करके, और जब वो ब्लो अप हुआ तो उसके बाद गवर्नमेंट ने टैक्स पे की मनी से उस सिस्टम को बेल आउट किया। बेल आउट में। और जो कॉमन बंदे थे जिन्होंने अपना पैसा गंवाया हाउसिंग के अंदर, उनको कोई बेल आउट नहीं मिला, वो बेचारे अपने नुकसान को लेके बैठे रहे। तो जो बड़े बड़े बैंक्स थे जिन्होंने इसमें बिलियंस कमाए और रिस्की एसेट की तरफ गए, उनको बेल आउट होकर उनका सारा पैसा मिल भी गया। तो इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए जो इन्वेंटर था, सतोशी सतोशी नाकामोटो उसका नाम है। अब पता नहीं वो बंदा है, बंदी है, या एक से ज्यादा लोग हैं, ये नहीं पता। लेकिन उसका नाम कोट किया था हिस्ट्री के अंदर कि उसने। या है भी कि नहीं है, मैंने सुना है कि वो भी एक एक हाँ, एक वो भी हो सकता है कि ये इल्यूजन एक उसको मिस्ट्री क्रिएट है किया हो। कि वो बंदा हाँ। कौन है। हम्म। लेकिन उसका नाम कोट किया था कि ही और शी वाज द इन्वेंटर ऑफ बिटकॉइन। तो उसने अपने एक सिस्टम बना के एक थीसिस पेश किया था, और उसके बाद डेवलपर्स ने उसको आगे कंटिन्यू किया। तो उसने ये वजह पेश की थी कि जो सिस्टम करंट फाइनेंशियल सिस्टम है, ये काफ़ी अनफेवरेबल है हम जैसे लोगों के लिए, जो कॉमन लोग हैं, जो एवरेज इन्वेस्टर है, जो एवरेज कंज्यूमर है। क्योंकि सारा एडवांटेज जो है इन बड़े बड़े बैंक्स को मिलता है, जो कि हाई बेट्स इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इस अनएथिकल सिस्टम को चैलेंज करने के लिए उसने ये बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट लेके आया था। बेसिकली हम्म। कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है जिसको कोई मैनेज नहीं करता, इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। जिस तरह अगर आप फियाट सिस्टम को देखते हैं, उसमें एक सेंट्रल बैंक होता है जो करेंसी इशू करता है, उसके कंट्रोल में हर चीज़ होती है। इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ाना है, कम करना है, मनी की जो सप्लाई है सर्कुलेशन के अंदर, वो कैसे कम ज़्यादा करनी है, तो सारा कुछ कंट्रोल होता है अंडर वन सेंट्रल अथॉरिटी। In blockchain cryptocurrency, nothing is under control, everything is controlled by the distributed network। ठीक है, जो नोड्स हैं उनकी बेस के ऊपर, और जो इंडिविजुअल पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन है वो किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के नीचे नहीं होती। तो उसने एक एवोल्यूशन दिया कि भाई एक पैरेलल सिस्टम भी है जिसमें आप पीयर टू पीयर परमिशन लेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आपको किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे वली को कोई ट्रांजेक्शन करनी है, हम दोनों आपस में डायरेक्टली कर सकते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग एनी थर्ड पार्टी लाइक पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम और क्रेडिट कार्ड कंपनीज। हम किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली ट्रांजेक्शन कर लेंगे। तो एट अ हाई लेवल ये एक ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी के कॉन्सेप्ट है जो उसने दिया था। और फिर 2008 के बाद से उस प्रोजेक्ट को इतनी हाइप और टेंशन तो नहीं मिली, लेकिन अल्टीमेटली 2017 के बाद से उसने इन्वेस्टर्स का कैपिटल अट्रैक्ट करना शुरू किया। और 2017 से हमने देखा कि जैसे जैसे बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाने लगी, हमने देखा कि एक मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल्ट कॉइन्स भी सामने आए, जो ऑफ कोर्स उस राइड का हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें काफी सारे फ्रॉडुलेंट कॉइन्स भी आए थे, कुछ अच्छा, मीम ऑल्ट कॉइन्स कॉइन्स भी का आए। मतलब यहाँ पर ये है कि जो सबसे पहला बेसिकली क्रिप्टो करेंसी का जो बेसिक कॉइन था या करेंसी थी, वो बिटकॉइन को ही कहा जाता है, आई थिंक। बिल्कुल, पहली बिटकॉइन वाज द करेंसी वही पायनियर। थी। ओके, और ऑल्ट कॉइन्स उसका मतलब ऑल्टरनेट कॉइन्स हैं जो कि उसके बाद और ऑफशूट्स हैं उसकी, या मल्टीपल और दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल, क्रिप्टो बिल्कुल। करेंसी के प्रोजेक्ट्स हैं, बेसिकली राइट? बिटकॉइन जो है वो ब्लॉकचेन प्रिंसिपल के ऊपर बना हुआ है ना। ठीक है, ब्लॉकचेन तो एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इस तरह आपने एक पब्लिक लेजर के इकोसिस्टम के अंदर आपने एक नेटवर्क क्रिएट करना है, जिसमें नोड्स जो हैं वो एक दूसरे से डायरेक्ट ट्रांजेक्शन करेंगे, और एवरी ट्रांजेक्शन जो है वो ऑडिटेबल होगी। यानी कि एक पब्लिक लेजर है, दुनिया में कोई भी उस लेजर को देख सकता है और वेरीफाई कर सकता है कि वो ट्रांजेक्शन हुई है कि नहीं। तो उसमें फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन का होना
बहुत हद तक मुश्किल है। तो ये एक ब्लॉकचेन का प्रिंसिपल है। अब उस प्रिंसिपल के ऊपर मल्टीपल करेंसीज बनी है। तो बिटकॉइन वाज द पायनियर, और उसके बाद जितने भी दूसरी करेंसीज आई, जैसे इथेरियम है या लाइट कॉइन है, या उसके बाद जो मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ करेंसीज बाद में हमने देखी लास्ट 2 इयर्स के अंदर, वो सब इसी प्रिंसिपल के बेस पे आई थी। लेकिन इन दोनों में काफी फर्क है, हम उस पर भी बात करेंगे। ओके। तो अच्छा बिटकॉइन के बाद जो बाकी जितनी भी करेंसीज़ आई हैं वो हम उसको ये क्यों नहीं कह सकते कि लेट्स से अच्छा पहली बात ये कि बिटकॉइन के अंदर जो ये लोग हमेशा कहते हैं कि वो लेजर है और उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि लेट्स से मेरे पास अगर 1 बिटकॉइन है तो मुझे कोई भी दुनिया की लेट्स से अथॉरिटी जाके देख सकती है कि मेरे पास वो बिटकॉइन है या मैंने उसके अंदर कोई ट्रांज़ैक्शन की है तो कोई क्योंकि कोई भी देख सकता है तो कोई अथॉरिटी भी देख सकती होगी फिर? तो फिर वो हाँ, उसमें सिक्योरिटी इसमें का एस्पेक्ट कैसे है? अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसमें बेसिकली होता ये है कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो होती है वो एनोनिमस होती है। यानी कि आप ये नहीं देख सकते कि वली ने यासीन को ट्रांज़ैक्शन की या नहीं की है। अच्छा। हम दोनों की एक न्यूमेरिक आइडेंटिटी होगी, जिसमें ट्रांज़ैक्शन को वेरीफ़ाई किया जा सकता है। ठीक है? जब भी कोई ट्रांज़ैक्शन होती है ना, तो एक पब्लिक लेजर है, जिसमें वो ट्रांज़ैक्शन जाके रजिस्टर होती है। और वो लेजर की कॉपीज़ फिर तमाम नोड्स को डिस्ट्रीब्यूट होती है इन रियल टाइम। तो हर किसी के पास वो ट्रांज़ैक्शन का एक वैलिड रेफ़रेंस होता है। तो लेट्स से अगर कोई थर्ड पार्टी आके क्लेम करे कि ये ट्रांज़ैक्शन नहीं हुई, हुँ, तो हुँ। वो आपकी ट्रांज़ैक्शन ईज़िली वेरीफ़ाई हो सकती है पब्लिक लेजर के अंदर। सब देख सकते हैं कि हाँ भाई, ये पब्लिक लेजर है, इसमें ट्रांज़ैक्शन 1, 2, 3, 4 जो है वो रजिस्टर्ड है। ठीक है? लेकिन जो आइडेंटिटी होती है वो एनोनिमस होती है। मेरी और आपकी आइडेंटिटी उसमें एक्सपोज़ नहीं होगी कि मैं यासीन निज़ामी साहब ने वली खान को लेट्स से 1000 बिटकॉइन्स बेचे। हुँ, तो हुँ। वो चीज़ उसमें विज़िबल नहीं होगी, एनोनिमस होती है। तो यही एक इसकी पावर है सिस्टम की, कि ये कंप्लीटली एनोनिमस है। कोई सेंट्रल अथॉरिटी, कोई एफआईए, कोई एफबीआई। जितने भी एफबीआई ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो उसको देख के आपको ट्रेस नहीं कर सकते कि ये आपने ट्रांज़ैक्शन की है। अच्छा। तो ऑल्ट कॉइन्स में भी इसी तरह की सिनेरियो बनता है फिर, जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं? ऑल्ट कॉइन्स भी जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है उसी के ऊपर बिल्ड हुई हैं। तो ब्लॉकचेन बेसिकली बेस लेयर कहलाता है, लेयर 1। उसके ऊपर मल्टीपल लेयर्स हैं जो उन्होंने दूसरे कॉइन्स की बनाई हैं। डिफरेंस कहाँ आता है? वो ये आता है कि जितने भी दूसरी इनोवेशंस हुई हैं, चाहे वो इथेरियम हो, सोलाना हो, कार्डानो हो, उन सब में इन्होंने कोई दूसरे पैरामीटर्स को चूज़ करके उसको इनोवेट किया। इसको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ। जो उसका इन्वेंटर था सतोशी, उसने पर्पसली 2 पैरामीटर्स को सबसे ऊपर रखा है, डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी। ठीक है? ये 2 उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वजह उसकी क्या थी? 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जिससे तमाम लोगों को नुकसान हुआ। हुँ। लेकिन उसके बाद जो जितने भी ऑल्ट कॉइन्स बने, मीम कॉइन्स बने, उन्होंने उन दोनों चीज़ों को सैक्रिफाइस किया और दूसरे जो लैगिंग पैरामीटर्स थे, उस पे इनोवेशन की। फॉर एग्ज़ाम्पल बिटकॉइन को कहा जाता है कि भई उसकी जो एनर्जी कंज़म्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। तो जो ट्रांज़ैक्शन जो टाइम भी दूसरे ज़्यादा है उसका। ट्रांज़ैक्शन टाइम ज़्यादा है, ब्लॉक साइज़ उसका छोटा है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन एक एक ब्लॉक में नहीं हो पाती। तो हुँ। जो जितने भी इनोवेटिव दूसरे प्रोजेक्ट्स आए, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन एरियाज़ को इनोवेट किया। लेकिन एट अ कॉस्ट ऑफ रिमूविंग डिसेंट्रलाइजेशन, एट अ कॉस्ट ऑफ रिमूविंग सिक्योरिटी। तो ओके। ये एक ट्रेड ऑफ है। यानी कि जितने भी दूसरे प्रोजेक्ट्स आए, उन्होंने कहा ठीक है, हम डिसेंट्रलाइजेशन को थोड़ा ट्रेड ऑफ कर लेते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हम इसकी स्पीड बढ़ा देंगे, या हम उसका जो ब्लॉक साइज़ है वो इंक्रीज़ कर देंगे, या उसकी एनर्जी कंज़म्पशन है वो उसको हम कम कर देंगे। तो इनोवेशन हुई है, बट एट अ कॉस्ट ऑफ लूजिंग योर डिसेंट्रलाइजेशन एस्पेक्ट, और लूजिंग योर सिक्योरिटी और योर एनोनिमिटी। यानी कि अगर आपकी आइडेंटिटी एनोनिमस नहीं रह रही, लेकिन आपकी स्पीड बढ़ रही है, व्हाट व्हाट बेनिफिट इट्स गोना गिव यू। तो हुँ। ये एक काफी हेल्दी डिबेट इस वक्त क्रिप्टो इंडस्ट्री में होती है कि भाई, बिटकॉइन इज द ओनली एसेट जो ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है, जो ट्रू सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। हाँ, उसकी जो स्पीड है वो कम है, उसकी एनर्जी कंजप्शन जो है वो ज्यादा है। लेकिन जो ट्रू बिटकॉइन होल्डर्स हैं वो कहते हैं कि हमने इसको एज अ फ्रीडम के तौर पे यूज करना है, अपनी डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए नहीं। फ्रीडम का मतलब क्या है? कनाडा में ट्रकर्स का एक प्रोटेस्ट होता है इस साल के शुरू में, अगर आपको याद हो। और वो हुँ। हुआ था जो कोविड के मैंडेट से उसके अगेंस्ट। ट्रूडो ने ये किया था कि उसने पूरे कैनेडियन वर्कफोर्स के ऊपर वैक्सीनेशन को मैंडेटरी कर दिया था, कि अगर आप किसी भी जॉब में हैं, आपने वैक्सीनेशन करनी है, वरना आपको जॉब की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो जो ट्रकर्स थे, उन्होंने ये कहा कि भाई हम सबसे लीस्ट
इंटरैक्टेबल पीपल हैं, यानी कि हमारा जो कॉमन लोगों से ताल्लुक है वो तो बहुत कम होता है, क्योंकि उन्होंने सारा दिन ट्रक चलाना होता है और दूसरे दिन आके वो सो जाते हैं। तो हुँ, उस पे उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया कंट्री वाइड, और जो ऑटावा उनका जो कैपिटल सिटी है, वो उन्होंने ऑलमोस्ट ब्लॉक कर दिया था। अपने बड़े-बड़े ट्रक्स लाके खड़े कर दिए थे और उन्होंने हिलने को मना कर दिया था जब तक उनकी डिमांड्स पूरी ना हो। तो गवर्नमेंट ने, कैनेडियन गवर्नमेंट ने बजाय कि इनके उनसे वो नेगोशिएट करते, ऑफ कोर्स उसमें कुछ वायलेंट इफेक्ट्स भी थे, क्योंकि कुछ लोगों ने उसमें यानी कि रेसिज्म एलिमेंट भी लिए थे उसमें। ट्रम्प भी इन्वॉल्व हो गया था, ट्रम्प ने कुछ लोगों को सपोर्ट किया था उसके अंदर। लेकिन एनी हाउ गवर्नमेंट का काम होता है कि आप उन लोगों से बैठ के बात करें, नेगोशिएट करें, लेकिन उन्होंने उसके अगेंस्ट क्या किया कि क्योंकि कुछ काफ़ी सारी जो हैं वो क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स खुल गई थी, लोगों ने उसको डोनेट करना शुरू कर दिया था। तो ट्रूडो साहब ने जो है वो इमरजेंसी एक्ट पास किया अपनी उसमें पार्लियामेंट में, और उन्होंने राइट्स दिए बैंक्स को कि भाई सारी ट्रांजैक्शन को आपने मॉनिटर करना है, और जो कोई भी पकड़ा गया उस कैंपेन को डोनेट करते हुए, उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देना है। ओह! ओके। तो जितने भी बेचारे आम से लोग, यानी कि एक खबर आई थी कि एक सिंगल मॉम थी, उसने $30 जो हैं वो डोनेट किए इस कॉज़ के पीछे। हुँ, उसका कोई ताल्लुक नहीं था प्रोटेस्ट से, वो वहाँ मौजूद भी नहीं थी। तो बैंक ने उसकी ट्रांज़ैक्शन को ट्रैक करके उसका बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिया। अब उसके पास ग्रोसरी खरीदने के पैसे नहीं, उसको ट्रांसपोर्ट पे पे करने के पैसे नहीं, यानी कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। तो हुँ, कहने का मकसद ये है कि जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम हमारे सामने है, ये सारा कुछ काफ़ी हेवीली स्क्रूटिनाइज़्ड और कंट्रोल है। अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात करेंगे या ऐसी चीज़ करते हैं जो गवर्नमेंट को पसंद नहीं है, आपको ईज़िली जो है वो सिस्टम से ब्लैक आउट किया जा सकता है। उस टायरानी से बचने के लिए जो बिटकॉइन होल्डर्स हैं वो कहते हैं कि ये हमारी फ्रीडम है। यानी कि कल को अगर गवर्नमेंट हमारे पीछे आती है और हमारे फाइनेंसेस को ब्लॉक कर देती है, तो हमारे पास एक पैरेलल सिस्टम है अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने का। तो वो ये कहते हैं कि उस सिस्टम को फुल स्केल करेंसी के तौर पे यूज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमने बिटकॉइन को जो है वो ब्रेड खरीदने के लिए यूज़ नहीं करना, या हमने फ्यूल खरीदने के लिए यूज़ नहीं करना। हमने उसको उन केसेस में यूज़ करना है जब हमारे पास कोई फाइनेंशियल फ्रीडम का मसला पड़ जाए, कि नहीं गवर्नमेंट हमारे पीछे आ जाए, हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दे। या फॉर एग्ज़ाम्पल जब रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई, तो जो लोग यूक्रेन से भागे, वो अपना बैंक अकाउंट लेके थोड़ी जा रहे थे। ये हुँ, अपना गोल्ड लेके थोड़ी जा रहे थे। हुँ। उन्होंने अपने जो एसेट्स थे वो बिटकॉइन में कन्वर्ट किए, और फिर वो भागे हैं यूक्रेन से, ताकि वो उस एसेट्स को बाद में कभी यूज़ कर सकें। तो ये एक डिबेट है क्रिप्टो इंडस्ट्री में कि भई क्या हमें बिटकॉइन को उस स्केल पे लेके आने की ज़रूरत है जिसमें हम उसको एज़ ए कॉमन लेजर के तौर पर डे टू डे ट्रांज़ैक्शन में यूज़ करें, या हम उसको एज़ अ फ्रीडम प्रोटेक्शन के तौर पे यूज़ करें इन फ्यूचर जब कभी हमारे पर गवर्नमेंट का कोई क्रैकडाउन हो फॉर एग्ज़ाम्पल। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें मुझे मेरे दिमाग में आ रही हैं। पहली चीज़ ये कि जो रशिया वाली बात थी कि रशिया में लोगों ने उसको लेट्स से यूज़ किया, इवन यूक्रेन में लोगों ने यूज़ किया, जिनके पास था वो। तो उसके अंदर अगेन वो क्रैकडाउन हुआ है एक्सचेंजेस के ऊपर। उसके बारे में बाद हुँ, में हुँ। बात करते हैं। लेकिन पहले हाँ। दोबारा मैं डिसेंट्रलाइज़्ड के ऊपर ही आऊँगा दोबारा से, कि डिसेंट्रलाइज़्ड अगर है, तो अब जैसे कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान या इवन कंट्रीज लाइक यूएई जहाँ पर फैटिफ का एक डंडा आ जाता है इस तरह के मुल्कों में, कभी भी आ सकता है। तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं इसके अंदर कि कभी भी आपको जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की तो बात वैसे उनकी बात वैसे छोड़ दी जाए, लेकिन अगर वो कंट्रोल करना चाहें, तो कभी भी ये कह सकते हैं कि नहीं यार आप क्रिप्टो तो आप अडॉप्ट ही नहीं कर सकते और इनफैक्ट पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला यही रहा है कि वो उन्होंने यही बोला है कि यार इसको टेरर फाइनेंसिंग में यूज़ कर सकते हैं, जब इसके अंदर हुँ, कोई डिसेंट्रलाइज़ेशन नहीं होगी और क्योंकि जो भी अगेंस्ट बिटकॉइन है और मैं चाहे अगेंस्ट हूँ या प्रो हूँ, लेकिन मेरी बात यही है कि मैं अगर कोई चीज़ ऐसी चीज़ यूज़ कर रहा हूँ और अपने पैसों को उसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो कि गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करती। जैसे मैं जहाँ पर यूएई में रहते हैं हम लोग, यूएई प्रो क्रिप्टो है इस वक़्त। हर तरह से वो फैसिलिटेट कर रहा है क्रिप्टो को। लेकिन कब तक कर सकता है और अगर लेट्स से वेस्टर्न पावर्स आकर ये बोलती हैं कि नहीं आपको इसमें कंप्लायंस करनी पड़ेगी और आप नहीं कर सकते, तो उसमें हुँ। डिसेंट्रलाइज़ कहाँ फिर रह जाता है? क्योंकि हाँ, डिसेंट्रलाइज़ेशन जब तक है, जब तक गवर्नमेंट ही उसको क्रैक डाउन करना शुरू कर देती है, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे रशिया की बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल है उसमें अगेन हम एक्सचेंजेस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले अगेन डिसेंट्रलाइज़ेशन पे इस हाँ, एस्पेक्ट में अगर देखें। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अच्छा, एक बात तो तय है कि जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, जो इस वक़्त फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करती हैं, जिसमें ऑफ़ कोर्स फेडरल रिज़र्व सबका बाप है, वो तो हुँ, किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि इसको फुल स्केल पे अडॉप्ट किया जाए।
ठीक है? हुँ, वो हमेशा इसके खिलाफ रेगुलेशंस लेके आएँगे, उसको क्रैक डाउन करने की कोशिश करेंगे, उसको डिस्करेज करेंगे कि लोग इसमें अपना पैसा ना डालें। एक फट क्रिएट करेंगे, भाई ये बहुत ही वोलेटाइल किस्म का एसेट है, इसमें पैसा ना डालें। तो ये तो होगा और उसकी वजूहत वही है कि क्योंकि बिटकॉइन जो है वो एट द कोर फाइनेंशियल ये जो कैपिटलिज़्म इंडस्ट्री है, इसको वो शेक करती है, ठीक है? तो वो ऑफ कोर्स उसके अगेंस्ट जाएँगे। अच्छा, हुँ, इन पैरेलल जितने भी बड़े-बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं, वो अपनी एक डिजिटल करेंसी भी लेके आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, अक्सर सुना होगा सीबीडीसी के नाम से। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ये एक ऑप्शन भी है जो लोगों को सेंट्रल बैंक्स देने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना में इसका ट्रायल हो रहा है, यूएस में इसका ट्रायल हो रहा है। इवन बैंक ऑफ कनाडा ने भी अपनी वेबसाइट पे पोस्ट किया है कि हमने ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है और इसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बिटकॉइन को जो है ना ये लोग कंसिस्टेंटली पुश डाउन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसको थ्रेट करता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये पैरेलल सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी तो एज़ गुड एज़ डिजिटल पेमेंट ही हो गई। वो एक कंट्री की बिल्कुल। जैसे इंडिया में भी इनफैक्ट मैंने एक इस पे बात भी की थी इस वीडियो जब इंडिया ने अपना क्रिप्टो लॉ लेकर आ रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अप्रोर हुई थी कि यार ये क्या मज़ाक है? मतलब उसमें वो कह रहे थे कि अब टैक्सेशन भी करेंगे इंडिया के अंदर हर ट्रांज़ैक्शन को टैक्स करेंगे। तो लोग कह रहे थे कि टैक्सेशन तो एक अलग चीज़ है लेकिन उसको रिकॉर्ड कौन रखेगा? उसकी तो मिलियंस में ट्रांज़ैक्शंस होती हैं। एक बंदा खुद ही दिन में अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो पता नहीं कितनी ट्रांज़ैक्शंस कर लेता है, तो उसको हुँ, इसका मतलब है अगर आप टैक्सेशन कर रहे हैं उसपे, तो आप उसके अंदर प्रोबेबली ये चाह रहे हैं कि उसको रिकॉर्ड में लेकर आएँ। वन्स आप इस तरह की चीज़ करना शुरू करेंगे, तो ऑटोमैटिकली आप उसको उसपे एक तरह से आयरन फिस्ट लेकर आना चाह रहे हैं कि अब हम खुद कंट्रोल करेंगे और गवर्नमेंट कभी भी अगेन कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो पाकिस्तान हुँ, की हो, चाहे वो बाहर यूएस की हो, कहीं की भी हो, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि अपना कंट्रोल लूज़ कर सके। चाइना ने भी इसी बिल्कुल, तरह से इसी वजह से छोड़ा है उसको, बिल्कुल तो ऐसे वो ही होगा। सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी है वो तो एक मेरे ख्याल से डिजिटल का नाम पे डिजिटल होगी अदरवाइज़ तो वो अभी भी चल ही नहीं, रही है। उसमें और भी चीज़ें हैं। जो इस वक़्त जो सिस्टम है ना मॉनेटरी सिस्टम उसमें क्या होता है कि सेंट्रल बैंक कंज्यूमर से डायरेक्ट डील नहीं करता। सेंट्रल बैंक बैंक से डील करता है। ठीक है? हुँ, तो हुँ, टॉप पे हुँ, सेंट्रल बैंक होता है, फिर कमर्शियल ठीक बैंक्स है। होते हैं, उसके बाद सही, कंज्यूमर्स होते हैं। तो सही, कंज्यूमर्स अपने बैंक अकाउंट्स कमर्शियल बैंक के साथ खोलते हैं। ठीक है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में ये होगा कि वो जो मिडल लेयर है वो गायब हो जाएगी अच्छा। और सेंट्रल बैंक जो है वो बैंक ऑफ द बैंक बन जाएगा और कंज्यूमर्स डायरेक्टली उनसे उनके साथ अपना अकाउंट खोलेंगे। प्रॉब्लम क्या है इसमें? इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो करेंसी लेके वो आना चाह रहे हैं वो प्रोग्रामेबल है। हुँ, इसका मतलब ये है कि लेट्स से वली साहब आप कनाडा में रहते हैं, यूएस में रहते हैं और दोबारा से कोविड हो गया। अब गवर्नमेंट ने घर बैठे लोगों को इंसेंटिव देना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये ऐप है सीडीबीसी की, ये आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लें। वी विल गिव यू $1000 वर्थ ऑफ क्रिप्टो करेंसी एवरी मंथ। हुँ, ठीक है? लेकिन ये प्रोग्रामेबल है। इसका मतलब है कि आप उस करेंसी से सिर्फ ग्रॉसरी खरीद सकते हैं या फ्यूल खरीद सकते हैं। आप स्टॉक ट्रेडिंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते। सही। ठीक है? तो लास्ट राउंड में क्या हुआ जब ये जो स्टिमुलस पैकेजेस लेके आए उन्होंने घर हाँ, ये बैठे लोगों को तो चेक्स फिएट बाँटे, करेंसी आपको तो दी सबने गई थी। लोगों ने अच्छा, जाके वो अच्छा। क्रिप्टो में जो है ट्रेडिंग करना शुरू कर दी। वेरी गुड। ये अच्छा पॉइंट है। तो उसको हुँ, खत्म करने के लिए अब ये प्रोग्रामेबल बना रहे हैं यानी कि आपने सिर्फ एक्स वाई जी चीजें खरीदनी है उससे, हुँ, बाकी हुँ। चीजों के लिए वो यूज ही नहीं होगी। अच्छा, और दूसरी सही। चीज, उसकी एक एक्सपायरी डेट होगी, यानी कि आपको $1000 मिले, अगर आपने 30 डेज में इसको यूज नहीं किया तो ये एक्सपायर हो जाएगा। इट इज लाइक हुँ, कूपन। ये कूपन्स मिलते हैं ना जैसे कि भाई ये कूपन जो है वो रिडीमेबल है हुँ, एक्स वाई जी प्रोडक्ट के लिए और ओनली वैलिड अंटिल 31 जनवरी 2023। हुँ, नहीं यूज किया वो जाया हो गया। हुँ, तो ये चैलेंजेस सीबीडीसी के अंदर हैं जो कि ये शो करता है कि गवर्नमेंट किस हद तक कंट्रोल लाना चाह रही है फाइनेंस के ऊपर। हुँ, और इस सही। कंट्रोल से बचने के लिए जो फ्रीडम फाइटर हैं बिटकॉइन के वो ये कहते हैं कि बिटकॉइन इज द अल्टीमेट चॉइस ऑफ फ्रीडम, यानी कि अगर कभी इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है तो हमारे पास एक टूल है जिससे हम अपने फाइनेंसेस को इस सिस्टम से बाहर रख सकते हैं और ओपनली और फ्रीली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हुँ। लेकिन उसमें अगेन बात वही आ जाती है कि इवन कोई भी गवर्नमेंट इस वक़्त बिटकॉइन को कैसे छोड़ सकती है? जैसे पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल ले लें या इवन इंडिया की एग्ज़ाम्पल ले लें, मेरे इजिप्शियन फ्रेंड्स हैं, वो भी यही बात करते हैं। हम जब भी बात करते हैं ना कि लेट्स से पाकिस्तान से पैसे मँगवाने हैं हमें यूएई फॉर एनी रीज़न, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए मँगवाना हो, चाहे किसी वजह से भी मँगवाना हो, तो वो एक बड़ा प्रोसेस होता है। अब उसमें लोग इल्लीगल भी यूज़ करते हैं, कुछ लीगल हम्म, ऑप्शंस भी हैं, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो इजिप्ट से हो। आप इस तरह के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ से आपको प पैसे बाहर लेके जाने हैं तो प्रॉब्लम होती है।
लेकिन आपके पास बिटकॉइन जैसी चीज़ है तो फिर कोई मसला ही नहीं है, फिर तो आप उसको बिल्कुल, कन्वर्ट कराएँ पी2पी नेटवर्क के ऊपर और आप जितने पैसे की पेमेंट करनी है कर सकते हैं। तो वो कोई भी गवर्नमेंट आई थिंक इस तरह से एटलीस्ट खुला हाथ नहीं दे सकती, क्योंकि इससे आपका फॉरेन एक्सचेंज लूज़ कर रही होती है वो। अब बिल्कुल। आगे अच्छा, अब ये तो एक एक पॉइंट है उसका डिसेंट्रलाइजेशन का, लेकिन हमने रशियन वॉर में देखा कि किस तरह से उन्होंने कर्ब किया है एक्सचेंजेस को। तो ये क्वेश्चन ये भी है कि एक्सचेंजेस आर इनफ कि हम उनको उन पे ट्रस्ट कर सकें, या उसके बाद की कोई लेयर होनी चाहिए कि हम उसको, अगर हमारे पास कोई इस तरह की करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, उसके लिए हाँ, क्या-क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं कि हम सिर्फ एक्सचेंजेस के ऊपर रिलाय ना करें? बिल्कुल। तो 2 पॉइंट आपने अभी मेंशन किए। नंबर 1 के ये जो इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं, इसको अगर हम यूज़ करना शुरू करें इन क्रिप्टो करेंसी के तौर पे, तो गवर्नमेंट इसको किस तरह क्रैक डाउन करेगी? असल में गवर्नमेंट इसको प्रमोट करना चाहती है। ज जिस उसकी वजह से उन्होंने ये स्टेबल कॉइन्स इश्यू किए। स्टेबल कॉइन्स को गवर्नमेंट खुद प्रमोट करती है, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स जो हैं वो पेग्ड होते हैं $1 के अगेंस्ट। यानी कि हुँ, हमेशा उसकी प्राइस $1 रहेगी, और वो प्रमोट ही इसीलिए किया गया क्योंकि ताकि जो इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं, आप इसको सिम्प्लीफाई कर सकें। तो ऑफ कोर्स में एक एक टैक्स एलिमेंट है, इसमें एक रेवेन्यू एलिमेंट है जिसमें गवर्नमेंट वो किसी न किसी तरह इसको फॉलो कर लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट खुद चाह रही है कि इस पूरे प्रोसेस को सिम्प्लीफाई किया जाए। दूसरी बात ये है कि क्रैकडाउन कैसे होगा? क्रैकडाउन ऑफ कोर्स एक्सचेंजेस के ऊपर होगा। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी अपने पास रखी हुई है, तो आप उसको एक्सचेंज में ना रखें, क्योंकि एक्सचेंज कभी भी जो है उसको हथिया सकता है। यानी कि बाकायदा उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि जब कभी उनके ऊपर कोई क्रैकडाउन आए या कोई फाइनेंशियल मेल्टडाउन आए, तो वो आपके एसेट्स को लिक्विडेट करके अपना अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। ये बिल्कुल, उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है क्लियरली। बिल्कुल। तो एक्सचेंजेस तो हैं, वो तो सेफ है ही नहीं। अगर आपने लॉन्ग टर्म कोई भी कॉइन रखना है, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन रखना है, तो आप अपने पास सेल्फ कस्टोडियल एस जो वॉलेट्स आते हैं, उसमें रखें। अच्छा, उसमें भी 2 तरह के वॉलेट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर वॉलेट एंड हार्डवेयर वॉलेट। सॉफ्टवेयर वॉलेट में क्या होता है कि वो एक एप्लीकेशन होती है, आप उसमें अपने बिटकॉइन्स या जो क्रिप्टो करेंसीज़ उनको आप स्टोर कर लेते हैं, तो सिर्फ़ आपके पास उसकी की होती है उसको एक्सेस करने की, और किसी के पास नहीं होती। लेकिन अगेन क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है, अटैक्स हो सकते हैं, तो चांसेस हैं कि वो भी स्टोल हो सकता है, चोरी हो सकता है। हार्डवेयर वॉलेट जो है वो कंप्लीटली कट ऑफ होता है नेटवर्क से। यानी एक दफ़ा आपने हार्डवेयर वॉलेट में अपना स्टोर कर लिया कॉइन, ओनली यू कैन एक्सेस इट, क्योंकि वो नेटवर्क से प्लग इन ही नहीं है। तो कोई साइबर अटैक नहीं हो सकता, कोई आपको उससे आपसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि उसमें भी वो की है जो आपको पता है, आपके ज़हन में है, जो उसको एक्सेस करेगी। तो ये अल्टीमेट प्रोटेक्शन है अगर आपने हार्डवेयर वॉलेट के अंदर अपने कॉइन्स रखे हुए हैं, देन नोबडी कैन टच इट एक्सेप्ट यू। अच्छा, इसके अंदर किस तरह होता है? मतलब लेट्स से मैंने बायनेंस पे अपना एक अकाउंट खोला और उसके अंदर मेरे पास कुछ क्रिप्टो पड़ी हुई है। लेट्स से अच्छा, ये हार्डवेयर वॉलेट बाय द वे ये हर क्रिप्टो को के साथ आई मीन हर हर करेंसी के साथ ये कंपैटिबल होता है, या कोई स्पेसिफिक बिटकॉइन है या स्पेसिफिक कोई और करेंसीज़ है उनके लिए ये यूज़ होता होगा? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये इसका मैंने ट्रैक तो नहीं रखा हुआ कि सारी करेंसीज़ को सपोर्ट करती हैं कि नहीं, लेकिन जो वेल नोन है वो तो करती हैं। जैसे चलें, बिटकॉइन लेट्स से है, मेरे पास इथेरियम है। बिटकॉइन है, हाँ, लेट्स से मेरे हाँ, पास बायनेंस में बिटकॉइन है, तो वो मेरे पास कोई इंटरफ़ेस होगा जिसके अंदर मैं हार्डवेयर हाँ, उसके बिल्कुल। अंदर को ट्रांसफ़र कर लूँ? बेसिकली आप अपना हार्डवेयर जो वॉलेट है वो कनेक्ट करते हैं एक्सचेंज के साथ, और एक्सचेंज से फिर आप जो है मूव करते हैं अपने कॉइन्स को, क्योंकि उसको एक आईपी एड्रेस असाइन होता है। जिस तरह आप किसी भी आईपी नेटवर्क पे ट्रांज़ैक्शन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह उसकी भी ट्रांज़ैक्शन होती है। और हाँ, तो जब वो एक मतलब अब दफ़ा उसमें मूव हो हुँ, जाता है, तो फिर वो हुँ, एक्सचेंज से वो ख़त्म हो जाती है उसकी कस्टोडियल। अब कस्टडी आपके पास आ गई है, और आपको उसकी सीक्रेट की पता है कि किस तरह आपने इसको एक्सेस करना है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जिस तरह रशिया में हुआ था या जिस तरह से चाइना में भी इवन उन्होंने क्रैकडाउन किया, तो वो मतलब वो तो किसी भी एक्सचेंज को आप हिट कर सकते हैं ना, अगर लेट्स हुँ, से इवन कोई भी गवर्नमेंट कर सकती है। हमने तो रशिया वाली केस में रशिया में भी देखा, और यूएस ने जब रशियंस पे क्रैकडाउन करना था तो उन्होंने यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से रशियंस पे क्रैकडाउन किया, और कुछ रशियन गवर्नमेंट ने भी क्रैकडाउन किया कि वो नहीं चाह रहे थे कि उनका फॉरेन रिजर्व बाहर निकले रशिया से, तो उन्होंने उस टाइम पे क्रैक किया, तो सबने ही क्रैक कर दिया, तो एक्सचेंज तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल। यही मैंने कहा कि एक्सचेंज तो हमेशा पॉलिटिकल प्रेशर में भी आ सकते हैं, और जब कभी कोई फाइनेंशियल मेल्टडाउन हुआ, जैसे अभी अब टेरा लूना लूना के पे, केस में हुआ हाँ, था। लूना पे आते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो हाँ, उसमें अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, क्योंकि अक्सर लोगों को जिनको फाइनेंशियल मॉनेटरी सिस्टम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो नहीं समझ पाते कि पीछे हुआ क्या है गेम। अ, अक्सर लोग समझते हैं कि
टेरा लूना भी एग्जैक्टली वही था जो स्टेबल कॉइन्स होते हैं, जैसे कि टेरा हुँ, है, टीथर हुँ, है, जैसे टीथर भी एक स्टेबल कॉइन है ना। लेकिन इन दोनों में बहुत फर्क है। टीथर में क्या होता है कि आपका जो कॉइन है, स्टेबल कॉइन, वो $1 से हमेशा पैग रहेगा, और वो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने यूएस डॉलर रिजर्व रखे हुए अपने पास, कि जब कभी भी आपने रिडीम करना है अपना कॉइन, आपको $1 वापस मिल जाएगा। सही। टेरा के केस में क्या हुआ था कि वो स्टैटिक पैग नहीं था, वो था एल्गोरिदमिक पैग। यानी कि जब आप टेरा का कॉइन खरीदते हैं, तो वो अ, आपको जब आपने रिडीम करना है, तो आपको $1 वापस नहीं मिलेगा, आपको लूना टोकन वापस मिलेगा। और वो जो लूना टोकन है, वो फ्लक्चुएट करता है एज पर इट्स प्राइस, मार्केट डिमांड। तो एट वन पॉइंट हुआ ये था कि टेरा की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी और लूना की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। यानी कि लूना वाज ट्वाइस एज मच एज वर्थ, उसकी जो वर्थ थी वो उससे दुगनी थी। यानी कि अगर 20 बिलियन के टेरा हैं उनके पास, तो 40 बिलियन के लूना लूना टोकन्स उन्होंने सिस्टम में इशू किए हुए हैं। तो यानी कि आर्बिट्राज होता है वो काफी ज्यादा था। तो ये बुल रन में तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आपको देख रहे हैं आपकी जो है वो वर्थ जो है बढ़ती चली जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब ये ट्रेंड डाउनवर्ड रिवर्स होता है। तो उन्होंने ये किया था कि उन्होंने जो एक्यूमुलेट किया था ना यूएस डॉलर, वो उन्होंने फिर आगे इन्वेस्ट किए। उससे उन्होंने बिटकॉइंस खरीदे, बहुत तादाद में इथेरियम्स खरीदे, और दूसरे एसेट्स खरीदे, ताकि वो उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो और उन्होंने एक मैकेनिज्म ऐसे बनाए थे कि जब कभी कोई फाइनेंशियल मेल्टडाउन होता है, यानी कि कोई सेलिंग प्रेशर आता है, तो वो क्या करेंगे, वो एसेट्स को बेच के लोगों को यूएस डॉलर प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। अच्छा, हुँ, प्रॉब्लम कहाँ आती है? ये जितने भी करेंसीज है ना, ये इनपुट के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि अगर आपके पास कैपिटल इनफ्लो आ रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कैपिटल इनफ्लो नहीं आ रहा और सिर्फ आउटफ्लो हो रहा है, तो उसकी प्राइस जो है ना क्रैश होना शुरू हो जाती है। तो लूना के साथ भी ये हुआ कि जब उनके पास सेलिंग प्रेशर आया, तो एक वक्त ऐसा आएगा उनके पास रिजर्व थे ही नहीं। फिर उन्होंने जो कैपिटल रखा हुआ था इन फॉर्म ऑफ बिटकॉइंस, वो उनको सेल करने पड़े मजबूरन, जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस भी नीचे आ गई थी। हुँ। और जितने भी पैग्स होते हैं ना, वो बेसिकली होते ही ब्रेक करने के लिए, क्योंकि जितने भी अटैक्स होते हैं ना, वो पैग्स के ऊपर होते हैं। एक दफा हिस्ट्री में भी ऐसे हुआ था कि 1992 में जब ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया था, तो उन्होंने भी अपनी ब्रिटिश पाउंड को आर्टिफिशियली पैक किया था जर्मन मार्क के साथ। और उस वक्त यूके में इन्फ्लेशन काफ़ी हाई थी। तो ये एक रिस्की मूव था कि अगर आपके पास इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है और अपनी करेंसी को किसी दूसरी करेंसी से पैक कर रहे हैं फोर्सफुली, तो इट कैन कम अंडर अटैक एनी टाइम। तो जो स्पेकुलेटर्स थे फॉरेक्स मार्केट में, उन्होंने उसको शॉर्ट किया था ब्रिटिश पाउंड को, जिसकी वजह से वो पैक जो है ब्रेक करना पड़ा उनको। तो यहाँ भी यही हुआ कि जब आप पैक को आर्टिफिशियली मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ना, और आपके पास पीछे रिजर्व ना हो, तो जो स्पेकुलेटर हैं लेबनान में वो भी तो यही लेबनान में भी यही हो रहा है। वो उन्होंने भी अपना एग्जैक्टली उधर भी यही रिज़र्व हुआ था। को पैक किया हुआ है। हाँ, इनफैक्ट पर जीसीसी जब कंट्रीज़ में सबने पैक किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो डिफरेंट सिनेरियो, लेकिन लेबनान के अंदर वो उनका इश्यू बड़े फाइनेंशियल इश्यूज़ बढ़ गए थे। तो वो वहाँ पर हाँ, बैंक्स के ऊपर जो है ना राइट्स हो गए हैं और इस तरह की चीज़ें वहाँ चल रही हैं। लेबनान में तो ये हो रहा है कि लोग बाकायदा बैंक रॉब कर रहे हैं हाँ, अपनी करेंसी निकालने के लिए। हाँ। क्योंकि उन्होंने जो है ना डॉलर के ऊपर पाबंदी लगा दी, कोई $100 से ज़्यादा एक्सेस नहीं कर सकता अपने अकाउंट से। तो हुँ, बाकायदा लोग अब बैंक रॉब कर रहे हैं और अपने रिजर्व्स निकाल रहे हैं। तो कहने का हुँ, मकसद ये है कि जब कभी भी आप आर्टिफिशियल पैक रखने की कोशिश करते हैं और आपके पास पीछे रिजर्व ना हो, इट कैन ईज़िली ब्रेक। तो यही हुआ हुँ, कि जब उनके पास सेल ऑफ प्रेशर आया, उनके पास पीछे रिजर्व नहीं थे, तो वो पैक बरकरार नहीं कर सके। तो पैक ब्रेक हुआ उनके पास, तो फिर उनके उनके जितने भी लूना टोकन्स थे वो सारे सेल ऑफ हो गए। अब तो यानी कि 99% इसकी ड्रॉप हो चुकी है प्राइस, 90 या हुँ। 99% इसके करीब। उसके बाद उसको रिवाइव करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके बाद वो हो नहीं पाया। वो उन्होंने उसका शायद अल्टरनेट दे रहे थे, लेकिन अभी हाँ, तक वो जितने भी लोग हैं वो फँसे ही हुए वो हैं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो एक्सपोज़ हो गए ना, क्योंकि उन्होंने उन्होंने देख लिया कि जो उन्होंने मैकेनिज़्म बनाया था, दैट इज़ वेरी मच फ्लॉड। और दूसरी हुँ, चीज़, वो जिस बेस की वजह से वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, खास करके जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे, वो किस तरह कर रहे थे? उन्होंने एक एंकर प्रोटोकॉल निकाला था, जिसकी वजह से वो अप टू 20% इंटरेस्ट पे कर रहे थे इसके लूना के ऊपर। यानी कि अगर आपने टेरा में इन्वेस्टमेंट की है, तो आपको जो है 20% इंटरेस्ट पे कर रहे थे वो। और वो कहाँ बिल्कुल, से आ रहा था? वो बेसिकली नए इन्वेस्टर्स का पैसा ही रिटर्न बिल्कुल। करके आपको दे रहे थे। तो वो हाँ, सस्टेनेबल तो था ही नहीं, ठीक है? बिल्कुल। ये पोंजी स्कीम भी इसी का ही नाम है। यानी कि आपके हाँ, पास अगर कोई
फाउंडेशन ना हो, रेवेन्यू जनरेट करेगी और आप नए इन्वेस्टर से पैसा लेके दूसरों को दे रहे हैं, दैट इज़ अ पोंजी स्कीम। यानी बिल्कुल। कि वो सिर्फ रिलाई कर रही है नए इन्वेस्टर पे। अगर हाँ। इन्वेस्टर्स आना बंद हो गए हैं, तो वो कोलैप्स हो जाएगी, और यही हाँ, हुआ। मुझे आज ही कोई पूछ रहा था कि यार हम पाकिस्तान के अंदर कोई उनको जो है वो 8% रिटर्न दे रहा है मंथली। तो मैंने कहा देखो यार मंथली जो है ना, अगर आप साल का मुझसे कोई बोले कि लेट्स से प्रिवेलिंग रेट्स 15% चल रहे हैं, कोई मुझे 17% दे तो चलो मैं समझ भी सकता हूँ उसको। हाँ, लेकिन साल का मुझसे कोई बोले कि 15% प्रिवेलिंग चल रहा है, 25% दे रहा है, तो वो कुछ किसी सूरत हो ही नहीं सकता। और जहाँ हो ही नहीं 8% सकता। मंथली की बात करेंगे, तो वो 100% डबल हो गया ना, तो डबल शाह हो गया बेसिकली कि हाँ, आप साल में पैसे एग्ज़ैक्टली। डबल कर रहे हैं, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता। जो जहाँ पर डॉलर्स में 20% बहुत ज़्यादा है। वो हुँ, वहाँ पर लोग ग्रीडी हो जाते हैं इस पॉइंट पर। तो यही हमेशा देखना चाहिए कि जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए। अब लोगों को बिल्कुल। कम लगते हैं, मसला ये है कि लोगों को पैसे कम लग रहे होते हैं, 7% 6% डॉलर टर्म्स के अंदर उनको बहुत कम लग रहे होते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छी अमाउंट है, चाहे इन्फ्लेशन हो हाँ, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये अमाउंट तो हाँ, बुरी नहीं है अगर आप रिस्क फ्री मिल रही है आपको। लेकिन लोग बिल्कुल, जा रहे होते हैं वो 20% पे, 15% पे, वो फिर जहां भी मिलेगा वो उसमें कोई ना कोई कैवियट होगा या प्रॉब्लम होगी उसके अंदर। तो वो एग्ज़ैक्टली। इसी चीज़ का ए लूना में भी यही प्रॉब्लम थी। इन्वेस्टर्स को ये जानने की ज़रूरत है कि अगर कहीं उनको कोई ऐसी स्कीम नज़र आ रही है, जो उनको लेट्स से 20% रिटर्न दे रही है, हुँ। क्वेश्चन योरसेल्फ हाउ दीज़ रिटर्न्स आर बीइंग जनरेटेड। क्या उनके पास कोई ऐसा फाइनेंशियल फंडामेंटल प्रोजेक्ट है, जो वो इससे जनरेट कर रहे हैं रेवेन्यू, तब तो समझ में आता है। लेकिन अगर कोई रेवेन्यू जनरेटिंग सिस्टम नहीं है, और वो एक एक सिस्टम है जिसमें लोग जो है अपना पैसा डाल रहे हैं, दैट इज़ अ पोंजी स्कीम। नहीं, लेकिन ठीक है? उसमें ये भी है ना कि मैं सबको इसी तरह एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि लेट्स से मुझे बैंक मैं आज मैं बैंक जाऊँ, मुझे लेट्स से अज़्यूम कि मुझे 5% की रेट के ऊपर रिटर्न वो सॉरी मुझको लोन मिल सकता है। और मुझे कोई कंपनी लेट्स से कहती है कि मैं आपको 15% रिटर्न दे सकती हूँ, तो वो कंपनी बैंक के पास क्यों नहीं जाती है रेज़ करने के लिए कैपिटल? हुँ, वो बैंक के बिल्कुल, पास जाएगी, उसको 5% पे मिल जाएगा। तो वो आपसे क्यों एग्ज़ैक्टली। 15% पे ले रही है? तो वो ये चीज़ बहुत कॉमन है। मतलब अगर ठीक है 1-2% 3% की बात होती है तो हमें हुँ, समझ में आता है, शायद उनकी कैपेसिटी ना हो बैंक जाने की। लेकिन बिल्कुल। अदरवाइज़ तो कोई ऐसा वो रीज़न नहीं है कि वो बैंक के पास ना जाए। और यही चीज़ लेबनान ने भी ट्राई की थी। जब उनको फाइनेंशियल रिज़र्व बढ़ाने थे, तो जितने भी एक्सपेट थे लेबनीज़, उन्होंने उनको हाई रिटर्न ऑफ़र किए कि वो अपने-अपने डॉलर अकाउंट्स खोलें लेबनान के अंदर, तो वो उनको 10%, 20%, 30% रिटर्न देना शुरू करेंगे। तो ऑफ़ कोर्स ये सस्टेनेबल नहीं होता। यानी कि हुँ, जब आपकी लोकल गवर्नमेंट में जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना लो है, और आप को कोई और एंटिटी जो है वो इतना हाई रिटर्न दे रही है, तो दैट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग। क्योंकि हुँ, वो दोनों चीज़ें मैच नहीं करती ना। बिल्कुल। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लोग परेशान होंगे कि यार अब किया जाए? मतलब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की करनी चाहिए क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और अगर करनी चाहिए, तो किस कॉइन में करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए, और क्या सिनेरियो बनता है? एक पर्सनल लेवल के ऊपर अगर बात करें तो क्या सिनेरियो बनता है? और वाक़ई करनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी तक समझ ही नहीं पाया था इसको। और मैं हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ कि यार अगर आपकी जिस कंट्री में रह रहे हैं उस लॉ ऑफ द लैंड आपने नहीं फॉलो किया हुआ, लेट्स से मैं यूएई में रह रहा हूँ, तो यूएई के अंदर तो वो उसको प्रो क्रिप्टो हैं, वो कहते हैं आप इन्वेस्ट करें। हुँ, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं, तो आपको हुँ, वो कर्ब्स हैं उसके ऊपर, आप नहीं कर सकते। हाँ, तो आप करना क्या चाहिए इसके अंदर? और कौन सा अगर बहुत करना चाहिए तो कौन सा कॉइन? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अच्छा, मैं अगर अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ, ऑफ़ कोर्स मैं कोई बहुत बड़ा क्रिप्टो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत मैंने मैक्रो समझी हुई है, और मैं मैक्रो को फिर मैं क्रिप्टो से मैच करता हूँ। तो दोनों चीज़ें बहुत एक तरह से डिफरेंट है, लेकिन आपको एक कंप्लीट पिक्चर बताती हैं। ये पिक्चर बता रही है कि भई 2017 से लेके 2022 तक एक साइकिल थी, जिसमें बहुत लिक्विडिटी मार्केट में इंजेक्ट की गई थी। ये जो जितने भी बड़े कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़, उसके अंदर बेतहाशा फंडिंग जो है अवेलेबल थी, ठीक है? तो जितने भी क्रिप्टो में बुल रन्स आए हैं, वो वीसी फंडेड थे। यानी कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट थे, उन्होंने पैसा लगाया, फिर रिटेल इन्वेस्टर्स को उन्होंने अट्रैक्ट किया। तो एक एक साइकिल थी जिसमें पैसा बहुत ईज़िली अवेलेबल था, फंडिंग बहुत ईज़िली अवेलेबल थी। तो उसने इस पूरी रैली को जो है वो बूम किया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इसको समझ नहीं पाए कि इसकी वैल्यू क्या है, हम क्यों इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो सिर्फ हाइप के अंदर हुँ, आके उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, गेट क्विक रिच स्कीम के तौर पे। सही। जो ट्रू वैल्यू आपको इस वक्त दे रहा है ना इन तमाम क्रिप्टो एसेट्स के अंदर, वो है बिटकॉइन, मेरी ओपिनियन में। क्योंकि वो आपको ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन देता है और ट्रू एनोनिमिटी देता है। और फिर वो एक सिस्टम ऐसा है जिसको कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो मैनेज नहीं कर रही। यानी कि कल को अम, अ, सब कुछ बंद हो जाए, बिटकॉइन नेटवर्क फिर भी चलता रहेगा, एज़ लॉन्ग एज़ इंटरनेट इज़ पावर्ड, ठीक है? हुँ, लेकिन जो दूसरे क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो सोलाना ले लें, चाहे वो आप
लूना ले लें या एवलांच ले लें, उन सब के पीछे एक सेंट्रल अथॉरिटी है, जो उसको किसी तरह फ़ोर्सी करती है। यानी कि उनके प्रोजेक्ट्स हैं जिसको वो मैनेज करते हैं, अपग्रेड्स करते हैं और अक्सर जो है वो कैपिटल फंडेड हैं, यानी कि उन्होंने कैपिटल रेज़ किया, फिर उन्होंने उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। तो जब कभी भी इस तरह कैपिटल रेज़ प्रोजेक्ट होते हैं, तो ऑफ़ कोर्स उसमें उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो कुछ प्री माइन्ड कॉइन्स अपने लिए अवॉइड कर लेते हैं ताकि वो बाद में उसको प्रॉफ़िट करके बेचें। तो जब कभी भी ऐसी प्रोजेक्ट स्टार्ट हों जिसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी उसको मैनेज कर रही है, तो दैट्स नॉट ट्रूली डिसेंट्रलाइज़्ड, ठीक है? उसमें उनका स्टेक है, वो उसको मैनेज करेंगे, उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, यू डोंट नो। तो किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ना करें जिसका आपको पता ना हो कि इसके पीछे गेम क्या हो रहा है, खास करके जैसे टेरा लूना में केस हुआ। अक्सर लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं था कि ये किस तरह पैक चल रहा है। हाँ, तो लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचकर टेरा लूना में इन्वेस्टमेंट की है। वेस्ट के अंदर मैं हुँ, बहुत सारे ऐसे ट्विटर के ऊपर देख रहा था, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि उनको 20% का रिटर्न जो मिल रहा था, वो बड़ा एक फ़ैसिनेट कर रहा था कि भाई ये 20% का हुँ, रिटर्न कहाँ मिलेगा? तो वो लोगों ने अपनी बिल्कुल। प्रॉपर्टीज़ घर-घर बेचकर उन्होंने ये काम किया। ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं और एक और चीज़ ये है कि ये पूरी इंडस्ट्री जो है ना वो हाइली डीरेगुलेटेड है अब तक। अब उसमें रेगुलेशंस आ रही हैं, लेकिन वो काफ़ी हद तक डीरेगुलेटेड है, तो अगर किसी ने पैसा अपना गँवाया भी है, तो उससे कुछ नहीं मिल सकता। गवर्नमेंट उसको आपको कुछ भी सपोर्ट नहीं करेगी। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और, मैं हुँ, गूगल ट्रेंड्स एक बहुत अच्छा बैरोमीटर है। अगर किसी चीज़ को भी सर्च करना है ना, तो मैं गूगल ट्रेंड्स पे चला जाता हूँ। गूगल ट्रेंड्स पे मैंने देखा था एनएफटीज़ को, अगर एनएफटीज़ की थोड़ी-सी टच कर लें उसको, तो एनएफटीज़ का भी बहुत बड़ा एक बबल आया था, जो कि लोग पागल हुए हुए थे कि हाँ, वो बोल्ड है, मंकीज़ की बंदर की, तस्वीरें हाँ, चिंपैंज़ी उसकी खरीद तस्वीरें। रहे हैं। हाँ, अब उसके अंदर एक हाँ, गूगल ट्रेंड अगर देखेंगे ना, तो मैं बल्कि लगाऊँगा भी जब ये इसको मैं एडिट करूँगा, तो उसमें एनएफटीज़ के एक एक अपसर्ज आया था, आई थिंक 2019-20 के अंदर आया था, और उसके बाद दोबारा नीचे आ गया। गूगल ट्रेंड ये शो हाँ, करता है कि लोगों का सेंटिमेंट क्या है, लोग सर्च क्या कर रहे हैं इंटरनेट पर। बिल्कुल। तो एनएफटीज़ का हुँ, एक बहुत बड़ा सर्ज आया था, फिर बिल्कुल नीचे चला गया। इसी तरह बिटकॉइन को मैं देख रहा था, जब-जब बिटकॉइन की प्राइस ऊपर गई है, उस वक़्त उसका ट्रेंड ऊपर जाता है। तो लोग हुँ, बेसिकली सेंटिमेंट ड्रिवन होते हैं बहुत ज़्यादा। जब देखते बिल्कुल। हैं, फोमो होता है लोगों में कि यार हम ये ना हो कि हम मिस आउट कर जाएँ, और उसको इस हुँ, चक्कर में खरीद रहे होते हैं। तो मेरे ख़्याल से जो भी चीज़ें आप अगर उसको समझते हैं कि इट इज़ वर्थ इट, तो आपको खुद अपने लिए लेना चाहिए, और ले भी उस हाँ, कंडीशन में कि आपको पता है यार इसको मैं सस्टेन कर सकता हूँ। ये ना हो कि आप कर्ज़ा लेके कोई चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो इस तरह की चीज़ों में। एग्ज़ैक्टली। यानी कि मैं यही पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा था कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, तो उसकी आप वैल्यू को जानने की कोशिश करें कि भई इसकी वैल्यू क्या है? क्यों मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ? मैं सिर्फ़ हाइप के तौर पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ कि ये ऊपर जाएगी और मैं गेट रिच क्विक रिच वाली स्कीम में आ जाऊँ? तो इसमें तो ये तो प्योर गैम्बलिंग है। अगर आपको हुँ, पता नहीं है कि इसके पीछे फंडामेंटल्स क्या हैं, कि ये क्यों ऊपर जाएगी, अगर जाएगी भी तो, दैट इज़ गैम्बलिंग इन माय ओपिनियन। हुँ, तो ज़्यादातर क्रिप्टो इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर्स आए थे, वो गैम्बलिंग ही कर रहे थे एक तरह से, क्योंकि एक फोमो था कि भई ये तो बस ऊपर जाएगा और मैं जल्दी से रातों-रात अमीर हो जाऊँगा और बहुत से लोग अमीर हुए भी हैं। हुँ, लेकिन इट्स अ गैम्बल। गैम्बल में एक एक बहुत स्मॉल सबसेट ऑफ पीपल होते हैं, जो पैसा कमाते हैं, अक्सरियत उसमें लूज़ ही कर रही होती है। हुँ, तो क्रिप्टो की जो हाइप है, वो भी इसी तरह से है। तो मेरे नज़दीक अगर जो चीज़ वर्थेबल है, वो बिटकॉइन है और उसकी मैंने आपको वजूह बता दी कि ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज़्ड सॉल्यूशन है। इसको कोई हैक नहीं कर सकता क्योंकि 51% हैश चाहिए। अच्छा, हैश क्या चीज़ होती है? हैश बेसिकली कंप्यूटिंग पावर है, जो आपको बिटकॉइन माइन करने में खर्च करनी पड़ती है। और अगर आप हैश का जो ट्रेंड देखेंगे, वो देखेंगे वो ऊपर ही जा रहा है। यानी कि बिटकॉइन माइनिंग अब मोर डिफ़िकल्ट होती जा रही है ओवर टाइम, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही है और जो उसको हैश जो कंप्यूटिंग पावर चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए माइन करने के लिए। तो दैट मीन्स इट इज़ नाउ बिकमिंग मोर वैल्यूएबल गोइंग फॉरवर्ड। तो ये जो 19,000 20,000 का इस वक़्त ये जो इसने अपना प्राइस टैग सेट किया हुआ है, ये काफ़ी चीप है उस हवाले से। तो हुँ, गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी, तो प्राइस को भी ऊपर जाना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। तो मेरे हुँ। नज़दीक अगर कोई चीज़ इन्वेस्टेबल है क्रिप्टो में, वो अभी बिटकॉइन है लॉन्ग टर्म के लिए वो भी। अदरवाइज़ अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट के फंडामेंटल पता है और आपको यकीन है कि इस फंडामेंटल के ऊपर ये ऊपर जाएगा, देन इट्स योर चॉइस। लेकिन हुँ। मैं अभी इस पे बिलीव नहीं करता। यानी कि बिटकॉइन को भी आप ये ना सोचें कि वो टेक्नोलॉजी कोई इतनी ज़्यादा ऊपर जा रही होगी। वो सिर्फ़ इसलिए कि वो जिस स्ट्रक्चर पे बना हुआ है, उसके अंदर अगर वो थोड़ा बहुत भी यूटिलाइज़ेशन उसकी स्टार्ट होती है, तो फिर उसके अंदर उसकी जो लिमिटेड पावर इस वक़्त है, और जो उसकी जो क पावर कंज़म्पशन है उसके अंदर, और जो उसके हैश रेट्स हैं अगेन, तो वो आपको मेक श्योर करेगा कि वो ऊपर जाए, अदरवाइज़ वो सस्टेनेबल नहीं होगा। या तो वो ऊपर जाएगा, या फिर वो कोलैप्स हो जाएगा मेरे ख़्याल से। क्योंकि फिर जब अगर उसमें हुँ, लोग स
इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। अगर लेट्स से मैं सोचूँ या और लोग सोचें कि यार बिटकॉइन का फ़ायदा नहीं है, मतलब फ़ायदा क्या मुझको इस चीज़ का, लेट्स से मैं डॉलर को ही समझता हूँ। अगर कोई इस तरह की मेंटालिटी आ जाती है पूरी दुनिया में, तो फिर तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना कि आप उसके लिए कंप्यूटर बिल्कुल। चलाते रहें और उसमें पावर यूटिलाइज़ेशन और करते रहें। इस वक़्त एक नैरेटिव ये भी है कि इस वक़्त जिन लोगों ने बिटकॉइन होल्ड किया हुआ है, ये वो ट्रू बिटकॉइन होल्डर्स हैं, जिन्होंने किसी प्रिंसिपल के वजह से उनका हुँ, कोई एक ख़ास प्रिंसिपल है जिसकी वजह से उन्होंने बिटकॉइन होल्ड किया हुआ है और वो प्रिंसिपल हुँ, वही है फ्रीडम। फाइनेंशियल वर्ल्ड को में फ्रीडम की चॉइस जो है, उसकी वजह से वो होल्ड कर रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि राइट। इसमें कोई मेजर सेल ऑफ हो भी नहीं रहा। वो एक ख़ास पैटर्न पे जो है साइडवेज़ मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर हैं वो अब नहीं आ रहे। हुँ, अभी इस वक़्त वही हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म होल्ड किया हुआ है बिटकॉइन। राइट। तो यही वजूहात हैं। अदरवाइज़ कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आता है जो आपकी डिसेंट्रलाइजेशन को जो है वो साइड ट्रैक करके उसमें स्पीड बढ़ा रहा है या ब्लॉक ब्लॉक साइज़ को बढ़ा रहा है, देन इट्स समथिंग एल्स, नॉट डिसेंट्रलाइज्ड हुँ, सिस्टम। हुँ। चलो यार यासीन, वेरी नाइस टॉकिंग, और आई होप कि व्यूअर्स को भी मज़ा आया होगा इसके अंदर, और थोड़ी बहुत नॉलेज शायद इंक्रीज़ हुई हो, और अगर नॉलेज इंक्रीज़ हुई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और यासीन के चैनल को भी फॉलो कर लें, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप उसको भी फॉलो कर दें। एंड यासीन, लास्ट लास्ट फ्यू वर्ड्स फ्रॉम योर साइड। अपना ख़्याल रखें क्योंकि आने वाला फाइनेंशियल टाइम जो है काफ़ी रिस्की नज़र आ रहा है इस वक़्त। तो अपने फाइनेंसेस को बहुत देखभाल के इन्वेस्ट करें, किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ना करें जिसका आपको पता ना हो, क्योंकि राइट, यू कैन ईज़िली लूज़ अ लॉट ऑफ मनी। राइट। चलो यार ज़बरदस्त, ठीक है यासीन, फिर नेक्स्ट सेशन में दोबारा से अगेन मैं कहता हूँ व्यूअर्स को प्लीज़ कमेंट करके बताएँ कि आपको किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन सुननी है। तो नेक्स्ट टाइम हम जो है ना फिर उसको अपने विल कीप इट इन माइंड, और उसी हिसाब से फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट करते हैं। थैंक यू यासीन। थैंक यू।